Hello students, in the last lecture we finished chapter 8. Now today we are starting with economics. Now students, this is a new segment for you in social science. काफी स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होता है कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है. So this is a new thing. Economics basically means study of the population with respect to money. मनी का गिव एंड टेक और उसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कंट्री के पॉपुलेशन का रिच या पुअर होना या कंट्री की गवर्नमेंट का रिच और पुअर होना. दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. In the greater sense, we can say economics includes the problems of poverty, unemployment, and increase of prices, about consumer awareness. Also, it is related to many social problems, right? So, basically, economics is the study of money. तो बोलते हैं ना, पैसा बोलता है. पैसा बोलता है का मतलब जिसके पास पैसा कम है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है, राइट? और पैसा सिर्फ नोट और करेंसी नहीं है. पैसा जो है वो वेल्थ, प्रॉपर्टी, कार्स, ये सब चीजों में दिखाई देता है. ठीक है, हम किसी इंसान की जेब नहीं देखते, लेकिन अगर कोई इंसान मर्सिडीज में आया, रिच है, भले वो मर्सिडीज लोन पे ली हो या सेकंड हैंड ली हो, पर उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, राइट? इन द सेम वे कोई बंगले में रहता हो, वी से ओ ही इज रिच. भले उसको बंगला अपने बाप दादा से मिला हो, पुश्तैनी बंगला मिला हो, उसने खुद कुछ ना किया हो, बट स्टिल वी से ही इज रिच, राइट? फादर से, ग्रैंडफादर से मिलता रहता है. What we need to understand in economics is how the people work with money, how the money circulates in the market, right? And how people improve their lives because of the circulation of money, right? So the first chapter we are starting in economics is chapter 15, economic development. Let's get started. Students, I am reading from page number 120, right? Every person's morning begins in a different way. You know that. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. Students, आपको पता होना चाहिए that maximum of the world lives in poverty. Only 25% of the people of the world are having the basic necessities of life. Yes, this is true. Basic necessities of life सिर्फ वर्ल्ड के टॉप 25% लोगों के पास है. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास अपना घर है, फैन है, घर में फैन है, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिसिटी है, पीने का पानी है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, तो आप टॉप के 25% में आते हैं. फॉरगेट अबाउट टीवी एंड फ्रिज एंड कार. टीवी, फ्रिज और कार बेसिक नेसेसिटी में नहीं आते स्टूडेंट्स, लेकिन अगर वो है तो आप और ऊपर के स्ट्रेटा में आते हैं.
Students, there are many people in the world who don't have access to these facilities also. And that number is not 10 or 15%, it is 70%. The 70% people of the world struggle for their survival. And that is the truth. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being or rest is in imagination. हम लोगों के लिए फिजिकल प्लेजर, अरे यार इंटरनेट यूज करो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर, इंस्टाग्राम कर, क्या फर्क पड़ता है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. लेकिन ये पुअर लोग, इनके लिए तो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा दिन स्ट्रगल है. किसी दिन अगर बुखार आ गया तो इनको ये टेंशन होता है कि यार अब मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा, मैं किस तरह से अपने बच्चों का आज के दिन में मैं कितना कमाऊंगा, बच्चों का पेट कैसे भरूंगा, वाइफ के लिए पैसे कैसे लाऊंगा. दे आर इन दैट टेंशन. रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, पैसा रोज का रोज खत्म हो जाता है. हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना, और सबसे पहले तो ऐसा सिचुएशन कैसे ओरिजिनेट होता है. So let's study some of these questions. In modern world, every country is trying to achieve development, but development is not confined to economic development only. It is a process of social change having many phases. Economic development shows constant increase in national income of a country and also increase in per capita income of a country. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए क्या होता है. सबसे पहली चीज इसमें है इंक्रीज इन नेशनल इनकम. इसमें अगर नीचे अपने ये पैराग्राफ देखेंगे, नीचे का पैराग्राफ ब्लू कलर का बॉक्स दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. ठीक है, तो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जो पहले 2007 में 2011-12 में इट वाज अराउंड 87 lakh 36 and 39 crores. It has increased to 1 crore 35 lakh 67,000 and 192 crores in 2015-16. ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखी जाती है कंट्री के प्रोग्रेस में कि नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का इनकम इंक्रीज हुआ है कि नहीं. पूरे कंट्री का इनकम मतलब कंट्री में काम करने वाले हर एक मॉनेटरी इफेक्ट वाले इंसान का इनकम. मॉनेटरी इफेक्ट मतलब जो जो लोग पैसे कमाते हैं उन सबका टोटल इनकम. ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं इंक्रीज हुआ है. तो यहां पर अगर अपने देखें तो 2011-2012 में 87,36,039 करोड़ इंडिया का इनकम था और 2015-16 में 1 crore 35 lakh 67,192 करोड़ था. तो दिस इज अ इंक्रीज. यहां पे इनकम का इंक्रीज हुआ है. अब दूसरी चीज आती है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन इनकम. ये मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है. बराबर है. अब ये पर पर्सन इनकम कैसे गिनते हैं स्टूडेंट्स? तो ये देखिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़. तो पर कैपिटा इनकम का एक फॉर्मूला है. पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, तो मतलब इंडिया का ये जो इनकम है 135, अब इसके पीछे के जो नंबर्स हैं वो अभी के लिए मैं 0 अज्यूम कर रहा हूं. 1 2 3 4 5. ठीक है, लास्ट 5 डिजिट्स आई एम करंटली अज्यूमिंग एज 0 और इसके पीछे है करोड़
और अभी जो हमारा पॉपुलेशन है वो है 135 करोड़। ठीक है, अब ये करोड़ करोड़ कट हो गया, 135 कट हो गया, ये 1 आ गया, तो क्या हो गया, रुपीज 1 2 3 4 5, सो 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब 1 लाख रुपीज ये हमारा पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपीज सपोज आपके फैमिली में कोई कमा लेता हो, तो आप एवरेज फैमिली गिनाओगे मंथली। अगर आप उससे कम कमाते हो तो आप लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हो, अगर ज्यादा कमाते हो तो अपर मिडिल क्लास में आते हो। 1 करोड़ 1 लाख रुपीज पर मंथ, दैट इज पर कैपिटा। अब इसमें 1 लाख रुपीज आपके सपोज पप्पा कमाते होंगे या मम्मी कमाती होगी या दोनों का मिक्स इनकम होगा, लेकिन क्या आप कमाते हो? नहीं। लेकिन आप उसमें से खाते हो, आपके स्कूल का खर्चा, आपके कॉलेज का खर्चा, या आपके बड़े भाई बहन हो उनका कोई खर्चा हो, या आपके ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर, तो नॉन अर्निंग मेंबर्स जो है वो भी इसी के ऊपर सरवाइव करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो इनकम है नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, इसको अपने एनुअली अगर हम गिनने जाए और मंथली गिनने जाए तो ये इंडिया का बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कमाने वाली पॉपुलेशन है वो इंडिया में बहुत ही कम है। इंडिया में 30% चिल्ड्रन है जो पैसे नहीं कमाते, 20% सीनियर सिटीजन्स है जो पैसे नहीं कमाते, तो 50% माइनस हो गए। अब बाकी के जो 50% है उसमें से भी सपोज 30% मेल्स और 20% फीमेल्स। फीमेल्स इंडिया में कम है, यू वेरी वेल नो, लेकिन ये 30% मेल्स भी सारे के सारे नहीं कमाते, इनमें से भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, और फीमेल्स ज्यादातर हाउस वाइफ्स है। अहमदाबाद, गांधीनगर बीइंग अ वेल ऑफ सिटी, यहां पे फीमेल्स काम करती है, लेकिन आप गांव में जाके देखो, सोशल ट्रेडिशंस ऐसे है कि फीमेल स्कूल भी नहीं जाती। और ये कोई मैं 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 2020 की बात कर रहा हूं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। अब इंडिया का अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम, अब ये साल का आप निकालोगे इसी मेथड से, और ये साल का आप निकालोगे तो पर कैपिटा इनकम भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अब थर्ड थिंग जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये दोनों चीजों में इंक्रीज है, लेकिन इसकी वजह से जो थर्ड थिंग है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 15 साल पहले मैंने 2 व्हीलर खरीदा था, एक्टिवा खरीदा था। ठीक है, तो वो 2 व्हीलर आज तक मैं चला रहा हूं। ऑफ कोर्स वही का वही नहीं, फिर उसको बेच के दूसरा 2 व्हीलर लिया। पर स्टूडेंट्स 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर तक पहुंचने में मेरे को 5 to 10 इयर्स लगे। 4 व्हीलर से एसयूवी तक पहुंचने में मुझे अनदर 5 इयर्स लगे। अब जाके लास्ट ईयर मैंने एसयूवी खरीद पाया हूं। अब यही प्रोसेस अगर आप दूसरे कंट्रीज में देखो तो लोग पहले जॉब के साथ गाड़ी लेते हैं, 2 या 3 साल के बाद एसयूवी लेते हैं, उसके बाद तो उनके घर में जितने मेंबर्स होते हैं उतनी गाड़ियां होती हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया का देखा जाए तो कम है, काफी कम है। इंडिया में लोग जितना कमाते हैं उतने ही ज्यादा खर्चे भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना ज्यादा होगा उतना कंट्री रिच या पुअर माना जाएगा। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट डाउन दिस। खाली पीसीआई का आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर दीजिएगा, नो नीड टू नोट डाउन द कैलकुलेशंस।
खाली ये फॉर्मूला नोट डाउन कर दीजिए और ये तीनों चीजें आप नोट डाउन कीजिए. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. ओके, आई एम गोइंग फर्दर. सो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये पूरा मैंने समझा दिया है. सो आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड अगेन बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द होल थिंग. ठीक है, सो वी आर गोइंग फर्दर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? So in ordinary sense, economic progress as well as economic development, both the words show an increase. But there is a difference between both of them, right? The first thing is on the basis of development process, economic development is qualitative while economic progress is quantitative. Economic development is first stage while economic progress is the stage after economic development. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें हैं. इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. डेवलपमेट होगा तभी प्रोग्रेस होगा. तो ये जो है ये स्टेज 1 है. दिस इज स्टेज 1 एंड दिस ट्रांसलेट्स इनटू इकोनॉमिक प्रोग्रेस. दिस इज स्टेज 2. और जितना फास्ट ये होगा उतना कंट्री ज्यादा रिच होगा. जैसे मैंने बताया कि इंडिया में एक्टिवा से कार से एसयूवी आई टुक 15 years, राइट? लेकिन दूसरी कंट्रीज में इट ओनली टेक्स 3 to 4 years. सो वहां पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस फास्ट है, मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 फास्ट है. इंडिया में ये बहुत स्लो है. अब दूसरी चीज इसमें है, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्चेस इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, यह सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू रिसर्च. दिस शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लेकिन अगर उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अगर फार्मर का लैंड भी एक्सपांड हो जाए तो उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं. सो यू कैन सी द डिफरेंस. यहां पे एग्जांपल से आप डिफरेंस देखिए. इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल. स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिएगा. यहां पे एग्जांपल हम ले सकते हैं फार्मर का. ठीक है, अब फार्मर का अगर यील्ड ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज होता है तो यील्ड ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज होने की वजह से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. सपोज एक फार्मर आज के टाइम पे महीने के 10,000 रुपए कमाता हो और अगर 5 साल के बाद वो फार्मर 20,000 कमाता है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा. लेकिन आज के टाइम पे जो 10,000 है उसके सामने फार्मर के खर्चे भी 10,000 में पूरे होते हैं. 5 साल के बाद वो 20,000 कमाएगा, क्या उस टाइम पे 20,000 पूरे होंगे? दैट रिलेट्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस. मतलब अगर फार्मर का यील्ड ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज होता है, उसका इनकम बढ़ता है, तो उस बढ़ते हुए इनकम में से उसका इतना सेविंग्स होना चाहिए कि ही कैन बाय न्यू लैंड, न्यू ट्रैक्टर, ही कैन हायर मोर लेबरर्स. तो ये जो स्टेज है दिस इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जब आपके पास इतना इनकम बढ़ जाए कि आप अपना बंगला, गाड़ी और ज्यादा चीजें आप खरीद सको, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी वो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिटरमाइन करती है. ठीक है,
So just pause the video and note down. अब डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस ये आपको समझ में आ गया होगा. ये डेवलप्ड नेशंस है और ये डेवलपिंग नेशंस है. इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेज 1 एंड यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेज 2. Now next are features of developing economy. Now students, this is very important. Features of इसके अंदर स्टूडेंट्स में जितना आपको समझाते जाऊं वो आपको नोट डाउन करना जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में वो पार्ट्स अंडरलाइन कर दीजिएगा. ये फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी पेज नंबर 121 पर दिए हुए हैं. You just underline the parts which I am writing over here. You don't need to write it down. अब देखिए 2004 के वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से जो कंट्रीज का इनकम तो इफ इनकम ऑफ कंट्री इज लेस देन $735. डॉलर इज यूनिवर्सल करेंसी. तो अगर ये $735 के कम है, कौन से साल में? 2004 ईयर के हिसाब से. ठीक है, तो वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी मानी जाएगी. तो अगर इनकम ऑफ कंट्री लेस देन $735 है तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री होगी. ठीक है, और अगर ये मोर देन $735 है तो ये डेवलप्ड कंट्री होगी. अब ये डेटा वर्ल्ड बैंक का 2004 के हिसाब से है. ठीक है, अब यहां पे इंडिया का इनकम कितना है? इंडिया का जो इनकम है इसमें लिखा नहीं हुआ है, बट आई कैन टेल यू ओरली. इंडिया का जो इनकम था ये अराउंड $536 था. कौन से साल में? 2004 में. इंडिया का जो रुपी था उस टाइम पे, उसका अगर हम डॉलर में कन्वर्जन करें उस टाइम के रेट के हिसाब से, उस टाइम के रुपी का उस टाइम के डॉलर पे कन्वर्जन करें तो इंडिया का इनकम आता था $536. पूरे इंडिया का इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम, मतलब पर पर्सन जो हमने फॉर्मूला की ना, पर कैपिटा इनकम. वो पर कैपिटा इनकम इंडिया का इतना था. तो ये $735 से काफी कम. ठीक है, यहां पे ये पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम जो है अगर वो $735 से कम हो तो डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है, पर कैपिटा इनकम अगर $735 से कम हो तो डेवलपिंग कंट्री है. इंडिया का इनकम कितना था? इंडियाज इनकम वॉज $536. तो इंडिया वॉज डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, और अगर ये $735 से ज्यादा है तो डेवलप्ड कंट्री है. अब इसमें यूएस का इनकम कितना था? यूएस का पीसीआई ये था अराउंड $1,200. और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया में ये जो $536 कमाने वाले लोग हैं ये बहुत ही कम है. क्योंकि इंडिया में मैंने जैसे बताया 30% चिल्ड्रन कुछ नहीं कमाते, 20% सीनियर सिटीजन कुछ नहीं कमाते, हाउसवाइफ ज्यादातर नहीं कमाते, और जो कमाने वाले जेंट्स है वो भी कुछ अनएम्प्लॉयड है. तो इंडिया में ये $536 कमाने वाले पर्सन्स भी कम है.
यूएस में कैसा कल्चर है पता है? हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। तो इससे आप समझ सकते हो हस्बैंड वाइफ के ऊपर इकोनॉमिकली कोई बर्डन नहीं रहता। ये एक बहुत अच्छी बात है यूएस की। इसके अलावा जो वहां पे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनका 100% एजुकेशन का फंडिंग गवर्नमेंट करती है। यहां पे पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो यूएसए में ये $1200 लोगों के बचते बहुत ज्यादा है। एक तो हस्बैंड वाइफ दोनों $1200 कमाएंगे, ऊपर से बच्चों का खर्चा नहीं, ज्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स का खर्चा नहीं। तो मतलब इनके जो 1200 है ये सिर्फ ये अपने पे और अपने घर को और गाड़ी वाड़ी खरीदने में, बंगला बंगला बनाने में खर्चा करेंगे। करेक्ट? इंडिया में क्या होता है? $536 घर में एक इंसान कमाता है, उसके ऊपर दादा दादी, वाइफ, 2 बच्चे, खाने वाले 6 लोग। बेचारा कमाएगा क्या, बचाएगा क्या? सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ we are coming to the features of any developing economy. If you want, you can note down this. इतना आपको चाहिए आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फिर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है। Now the first feature of any developing economy, जरूरी नहीं है खाली ये इंडिया के साथ ही मैच हो, कोई भी डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है। सबसे पहली चीज तो लेस पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो लो होता है, जैसे हमने इंडिया का देखा, ठीक है। इंडिया का टोटल नेशनल इनकम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से उसको डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। इसके साथ ही लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज ऑल्सो लो। सेकेंड थिंग, population growth. Now this is also related directly with per capita income. इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होता है, ठीक है। इट इज मोर देन 2%। आपको लगेगा 2% बस इतना ही, लेकिन आप सोचिए इंडिया में 100 करोड़ का पॉपुलेशन हो, अभी 135 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ का पॉपुलेशन हो और उसमें 2% इंक्रीज, मतलब 2 करोड़ एक साल में इंक्रीज हो गया। अब उसके सामने आप ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है। इसका मतलब आप समझो स्टूडेंट्स, जितना ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन है उतना इंडिया में एक साल में चिल्ड्रन का बर्थ होता है। उसमें भी जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, वो माइनस करने के बाद ये 2 करोड़ इंक्रीज है, ठीक है। जितने लोग बॉर्न होते हैं और जितने लोग डेथ होती है, इन दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करने के बाद इंडिया का ग्रोथ रेट 2% है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो कितना ज्यादा है, ठीक है। जितना ऑस्ट्रेलिया का टोटल पॉपुलेशन है उतना इंडिया में एक साल में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। नाउ थर्ड थिंग, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ये भी इंडिया का एक प्रॉब्लम है। इसमें 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे लैंड जो है, पर फार्मर लैंड कम होती जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज में स्टूडेंट्स खाली 2% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसीलिए वहां पे फार्मर्स वेल्दी होते हैं, उनके पास जमीन ज्यादा होती है, क्योंकि खाली 2% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इंडिया में 60% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो उससे पर पर्सन लैंड कम हो जाती है। फोर्थ,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें जो टॉप के 20% है उनके पास मोर देन 80% इनकम है। टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, इन सबके पास पूरे कंट्री का 80% इनकम है और बाकी 20% इनकम ये आम लोगों के पास है। तो इसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहते हैं। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। Unemployment, it is more than 3%. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था ये सारे फीचर्स किसी भी डेवलपिंग कंट्री के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिया के ही हो। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का अगर मोर देन 3% अनएम्प्लॉयड हो तो उसको हम डेवलपिंग कंट्री मानते हैं। इंडिया का पता है आपको कितना है? यू हैव एनी आइडिया? इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 18% है। 18%। तो ये 3% के सामने 18% मतलब 6 टाइम्स ज्यादा। तो आप समझ सकते हो इंडिया पे कितना बर्डन होता है इकोनॉमिकली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसमें लिखे हुए हैं, बट दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 17। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का चैप्टर आएगा बाद में, 17 चैप्टर, उसमें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है पॉवर्टी रेशियो। पॉवर्टी में 5 चीजें हैं स्टूडेंट्स, 5 बेसिक नीड्स: फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। अगेन आई एम रिपीटिंग, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 5 चीजें अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो आप पुअर नहीं गिने जाते। अगर आपके पास खाने को खाना, पहनने को कपड़े, रहने के लिए छत, भले अपना घर ना हो, भले रेंट पे रहते हो, लेकिन फिर भी अगर वो रेंट पे भी घर आप ले सकते हो, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी के पैसे, अगर इतनी चीजें हैं तो आप पुअर नहीं माने जाते। इसमें टीवी, फ्रिज वाले तो बहुत ही ऊपर के लेवल है, ठीक है। लेकिन पॉवर्टी रेशियो इंडिया में अभी भी जितना हमको चाहिए उससे काफी हाई है। स्टिल वी हैव मोर देन 20% पीपल who are extremely poor. That we will study in the poverty and unemployment chapter. ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी में क्या होता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब है एक चीज, एक तरफ है सिटीज, सिटीज में मॉडर्नाइजेशन होता है, उसके अलावा लिबरल माइंडसेट होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ है विलेजेस। विलेजेस में अभी भी बैकवर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें अभी भी नैरो माइंडेडनेस है। अभी भी विलेजेस आर नैरो माइंडेड। इसको ड्यूअल इकोनॉमी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसकी वजह से रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअर। हमारा मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन विलेजेस में रहता है, विच इज बैकवर्ड एंड नैरो माइंडेड। आप गांव में जाओगे ना तो वहां पे आप जो अभी क्लासेस में आप एकदम मस्त जीन्स, टी शर्ट, गर्ल्स भी एकदम अच्छे मॉडर्न कपड़े पहन के आते हैं, ठीक है, सब अच्छे मतलब लगते हो आप, जीन्स, टी शर्ट, टॉप्स और दैट। ये सब आप विलेजेस में नहीं पहन सकते।
विलेजेस के लोगों का बैकवर्ड माइंडसेट होता है, नैरो माइंडेड होते हैं। उनको ऐसा चाहिए कि गर्ल्स अभी भी पंजाबी ड्रेस में हो, गर्ल्स को 2 चोटली बांध के स्कूल में जाने का। यू कैन इमेजिन, ठीक है। सिटीज आर मॉडर्नाइज्ड एंड वी आर हैविंग अ लिबरल माइंडसेट। हम ये माइंड नहीं करते कि भाई किसी बेंच पे एक बॉय या एक गर्ल अगर कॉर्नर्स पे बैठे हो तो इट इज अ प्रॉब्लम। वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर मॉडर्नाइज्ड। हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलेजेस में लोगों को इन चीजों से भी फर्क पड़ता है। कन्या विद्यालय अलग, बॉयज के विद्यालय, तो ये सब चीजें डिफरेंस मैटर करती है। इसको सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये सोशल स्ट्रक्चर भी एक फैक्टर है जिससे प्रोग्रेस का हैम्परिंग होता है। Eighth is insufficient infrastructure। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें। अब अगर इंडिया में देखी जाए तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी, बैंकिंग, ये सब लैकिंग है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स है? लेबरर्स के तो है ही नहीं, कुछ फार्मर्स को तो पता ही नहीं है बैंक होता क्या है, इतना एजुकेशन लेवल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट उनके लिए प्राइसेस अनाउंस करती है, भाई एग्रीकल्चर में भाई फार्मर ये प्राइस के नीचे होलसेलर को ना बेचे। फार्मर को बताएगा कौन? उसके घर पे टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो होलसेलर उससे बार्गेन करता है, फार्मर को नुकसान में क्रॉप बेचना पड़ता है। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स टेक प्लेस एंड दे आर द रियल ट्रूथ ऑफ द कंट्री। फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड स्टूडेंट्स, इसमें एक्सपोर्ट्स आर लेस, इंपोर्ट्स आर मोर। अब इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कंट्री में एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, एक्सपोर्ट मतलब पैसा कंट्री में अंदर आता है, मनी कम्स इन, और इंपोर्ट्स की वजह से जब हम चीजें खरीदते हैं दूसरी कंट्री से तो मनी गोज आउट। ठीक है, मतलब अगर एक्सपोर्ट्स लेस है, हम फॉरेन कंट्रीज को चीजें कम बेचेंगे तो वहां के पैसे इंडिया में कम आएंगे, और अगर हम उनकी चीजें ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे कम होते जाएंगे। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने अभी ये आत्मनिर्भर भारत बोला, उनका पर्पस यही था कि ये जो चाइनीज कंपनीज है, दूसरी जो ये कंपनीज है, वो सब इंडिया में बिजनेस करते हैं तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोडक्ट, सो दैट people of India get benefited by their own money rather than the money going outside। तो ये इंडिया का लंबे टाइम से एक प्रॉब्लम रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें इंडिया को बहुत लॉसेस होते हैं, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिव और टेक ऑफ मनी होता है, जहां पे पैसे का एक्सचेंज हो। गिव और टेक मींस एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, आप स्टूडेंट्स मेरे पास आते हो, मतलब क्लासेस में आते हो, क्लासेस में आके आप पढ़ाई करते हो, उसके सामने आप पैसा देते हो, तो क्या होता है, हम आपको नॉलेज देते हैं और आप हमको पैसा देते हो। सो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और उससे पैसे लेता है, तो ट्रीटमेंट दिया, पैसे लिए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉपकीपर के पास से भी आप गुड्स लेते हो, पैसे देते हो, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊं, कोई गरीब बच्चा है और बोलते हैं, भाई सपोज मेरे घर पे एक सर्वेंट आता था पहले, उसके बच्चे आते थे, तो वो सर्वेंट बेचारा सालों से काम करता था, मैं छोटा था तब से काम करता था, तो उसके जो बच्चे थे उनको मैं फ्री में पढ़ा देता था। वाई? ठीक है भाई, थोड़ा अच्छा फील होता है, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे नहीं लिए उससे, गरीब इंसान है। ठीक है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। ठीक है, ये लोग चल चल के अंबाजी तक जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे लोग उनको खाना पीना फ्री में देते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, फ्री कैंप्स लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन दिस। Now we are taking another part of this, students. Structure of Indian economy. अब यहां पे स्टूडेंट्स तीन सेक्टर्स है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ये प्राइमरी सेक्टर में होता है। जैसे कि सारे क्रॉप्स ग्रो करना, वीट ग्रो करना, राइस ग्रो करना, फिर जमीन खोद के अंदर से पेट्रोल निकालना, डीजल निकालना, मिनरल्स निकालना, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। इसमें इंडस्ट्रीज होती है। जैसे कि कॉटन ग्रो होता है प्राइमरी सेक्टर में, उसी कॉटन में से शर्ट और टी शर्ट बनती है सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज है। आयरन माइन होता है प्राइमरी सेक्टर में, आयरन में से कार बनती है सेकेंडरी सेक्टर में, राइट? सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड इन सेकेंडरी सेक्टर। अब तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर का काम है ये दोनों सेक्टर्स को सर्विस देना और सोसाइटी को भी सर्विस देना। सर्विस सेक्टर गिव्स सर्विस टू दीज टू सेक्टर्स ऑल्सो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज कम्युनिकेशन। अब फार्मर है, वो अपना कॉटन कौन सी फैक्ट्री को बेचेगा, तो वो कैसे नक्की करेगा? फोन पे। तो मोबाइल्स, phones, they are a part of service sector.
It is because of communication that farmer is able to communicate with the factory. अच्छा, अब पूरा कॉटन बेचेगा तो जाएगा कैसे पूरा कॉटन? ट्रक में. ट्रांसपोर्ट, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर. फार्मर को लोन देते हैं तो बैंक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर. क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंश्योरेंस वाले हेल्प करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर. और ये बैंकिंग और इंश्योरेंस ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए नहीं है, बाकी सब लोगों के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है. तो टर्शियरी सेक्टर जो है वो सर्विस देता है, ये दो सेक्टर्स को तो देता ही है और बाकी सोसाइटी को भी देता है. जैसे कि मैं एक टीचर हूं, टीचर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर. मेरे पास फार्मर का बच्चा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, या कोई डॉक्टर या इंजीनियर का बच्चा है, मेरे को तो सबको पढ़ाना ही है. ठीक है, तो टीचर्स, डॉक्टर्स, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विस सेक्टर. दे गिव सर्विस टू दीज टू सेक्टर्स एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी. So students, here we are stopping. Next time we will continue the chapter. Till then, goodbye students.